आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक के वीडियो नंबर 4 देखने वाले हैं। इससे पहले के 3 वीडियो में हम लोग वर्ष 2008 और वर्ष 2018 में पूछे गए सभी क्वेश्चन की विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 22/7/2018 में आयोजित होने वाले मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग अलग अलग टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बना कर रख चुके हैं। आप अलग अलग टॉपिक पर जा कर के इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के अलग अलग टॉपिक वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार एसएससी और बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर बहुत सारा हो चुका है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कर रहा है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? राइट आंसर होगा जीरोपैथेलेमिया। आपको पता होगा सुनहरा जो चावल है उसमें विटामिन ए मिलता है और विटामिन ए की वजह से जीरोपैथेलेमिया रोग को दूर करने में यह सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कनाडा के एक शहर है मॉन्ट्रियल। इसी मॉन्ट्रियल शहर में वर्ष 1987 में एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत के संरक्षण करना। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आयोजित किया गया? यह किया गया 1987 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपना रिपोर्ट लागू किया था कब? 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट है, टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है। यह फैलता है पानी और खाद्य पदार्थ से। पानी और किससे हो जाएगा? खाद्य पदार्थ से। याद रखेंगे कि जो टाइफाइड नमक बीमारी है यह एक जीवाणु से फैलता है जिस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। याद रखेंगे साल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से यह टाइफाइड नमक बीमारी फैलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? रोहू और कतला स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं। बाकी ये जो मछलियाँ है ये सभी लैगून पानी में मिलता है। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में भारतीय खगोल संस्थान स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो भारत में कामेत स्थित है। जबकि अन्नपूर्णा नेपाल में है। मकालू की बात ये भी नेपाल में है। नामचा बरवा ये आपको चीन में मिलेगा। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया गया था जिसमें हिमालय के सभी पर्वत चोटी की चर्चा किए थे। हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग हिमालय के जो 11 ऊंचे चोटी है उन सब की चर्चा की है। तो 2 दिन पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें ट्रिक बताया गया है। आसानी सबको 11 चोटी याद हो जाएगा। कौन कौन 11 चोटी है आप ध्यान से सुनेंगे। एक है माउंट एवरेस्ट, फिर है काराकोरम, फिर है कंचनजंगा, फिर है मकालू, फिर है धवलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा और गुरुला मंदाता। ये जो 11 के भी नाम अभी बोला गया है ये सीरियल वाइज है, यानी कि सबसे ऊंचा कौन होगा? तो माउंट एवरेस्ट होगा। उससे कम कौन है? काराकोरम है। उससे कम है कंचनजंगा, उससे कम मकालू। इस तरीक़ा से वो ट्रिक बड़ा अच्छा तरीके से बताया गया है। अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको आसानी से 11 के 11 पर्वत चोटी याद हो जाएगा। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया? वह है यह किया गया प्राकृतिक आपदा के नियंत्रण हेतु। प्राकृतिक आपदा के लेकर के भारत में वर्ष 2005 में, याद रखेंगे, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में बनाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में है, यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन से याद रखेंगे। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1997 में और तीसरा हुआ था 2002 में। यानी कि प्रत्येक 5-5 साल पर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह पृथ्वी के विकास और पृथ्वी के रक्षा के लिए किया गया था। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। यह नूनमती कहिए या नून माटी कहिए, यह असम में है।
डिगबोई भी कहाँ पर है? असम में है। सबसे पहला यहीं पर तेल के कुआं खोदा गया था। नूरमती भी कहाँ पर? असम में है। इसके अलावा याद रखेंगे नहरकटिया भी यहीं असम क्षेत्र में स्थित है। ये सभी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? सबको पता है, अकबर के कहने पर लिखा था। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण। कब करवाया था? 1303 ईस्वी में करवाया था। 1303 ईस्वी में। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक उदय सिंह था। और यहीं पर अकबर के द्वारा जिहाद के भी नारा दिया गया था। अकबर के द्वारा चित्तौड़ आक्रमण के समय ही जिहाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा स्थित है, सबको पता है, सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन हो जाएगा? सोमदेव हो जाएगा, सोमदेव। बात करें क्षेमेंद्र के, तो क्षेमेंद्र वृहद कथा मंजरी के लेखक है। वृहद कथा मंजरी, वृहद कथा मंजरी के लेखक कौन होगा? ये होंगे क्षेमेंद्र। विशाख दत्त के बारे में कमेंट करके लिखेंगे आप कि विशाख दत्त कौन सी पुस्तक की रचना किए हैं। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो ये थे आर्यभट्ट। ये कौन थे? आर्यभट्ट है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24 तीर्थंकर में से 23वें नंबर पर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ये व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्हीं के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब की रचना की गई, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पर पूछा है भारतीय महिला, इसका अध्यक्ष हो जाएगी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और यह कांग्रेस के जो सम्मेलन हो रहा था वो हो रहा था कानपुर में। तो कानपुर के 1925 के अधिवेशन का अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। इससे पहले सिर्फ महिला पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? ये लौटा दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए। महात्मा गांधी कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? कितने प्रांत में बने? 8 प्रांत में बने थे। कितने प्रांत में बने थे जी? 8 प्रांत में बने थे। 8 के नाम याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला हो जाएगा हमारा बिहार। फिर बिहार के अब बगल में आएंगे तो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को उस समय क्या बोलते थे? संयुक्त प्रांत बोलते थे। तो ये हो जाएगा बगल में उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत। फिर इसके बगल में आ जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रांत। फिर हो जाएगा बम्बई। उसके अलावा हो जाएगा कौन? बम्बई हो जाएगा। फिर हो जाएगा मद्रास। उसके बाद हो जाएगा असम। और 8वां हो जाएगा पश्चिमोत्तर प्रांत। 8 के नाम सुनेंगे। बिहार हो गया, फिर हो गया आपको मध्य प्रांत, फिर हो जाएगा आपको संयुक्त प्रांत, फिर हो जाएगा उड़ीसा, फिर हो जाएगा आपको बम्बई, फिर हो जाएगा आपको मद्रास, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत। ध्यान रखेंगे। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुआ था 1906 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना था? 1885 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। 1885 में जो कांग्रेस पार्टी बना था वह पार्टी 1907 में थोड़ा सा बिखर गया था, यानी कि नरम दल और गरम दल में बट गया था 1907 में, जिसे सूरत फूट के नाम से जानते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक MG रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे थे। इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग भी थे। आत्माराम पांडुरंग का संबंध भी प्रार्थना समाज से है। अगर MG रानाडे न दे तो ऑप्शन कौन सही होगा? आत्माराम पांडुरंग सही होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना
सन 1867 ईस्वी में हुआ था, 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा शुरू किए थे और यह यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। 12 मार्च को चले थे और इनकी यात्रा समाप्त होता है 6 अप्रैल 1930 को। तो 12 मार्च को गांधी जी साबरमती आश्रम से एक यात्रा करते हैं, वह यात्रा दांडी के लिए करते हैं और दांडी पहुंचते 6 अप्रैल 1930 को और यहीं पहुंच करके ये नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर मात्र 17 लोग ही निवास करते हैं, मात्र 17 लोग ही निवास करते हैं। भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह है 382 और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के पास है 1108 और इसमें भी सबसे अधिक है शिवहर जिला, शिवहर के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सदस्य देशों द्वारा, यानी कि जितने भी सदस्य देश है उन सभी के द्वारा किया जाता है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया जाए तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 27 ये करंट अफेयर से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। कौन कथन गलत है? पहला का है सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन कह रहा है सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, बिल्कुल सही। तीनों स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन तीनों के पास बराबर के मतलब कि अंक है, बराबर के भार दिया गया है। तीसरा है सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, ये भी सही है। चौथा कह रहा है प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया, ये कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? ये थे PC महालनोबिस, PC महालनोबिस। आप पढ़ते होंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो ये पढ़ते होंगे PC महालनोबिस ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का काम नहीं है। विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करना, ये काम है। करेंसी जारी करना, ये तो सबसे मेन काम है। जनता से प्राप्त जमा पर ब्याज देना, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक सरकार के बैंक होता है, बैंकों के बैंक होता है, जनता के अकाउंट इसमें नहीं होता है, तो इसके जमा पर ब्याज नहीं देगा, ये कथन गलत हो जाएगा। नगद आरक्षण का संरक्षण करना बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वर्ष 1949 में। 1 जनवरी 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण किया गया था। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? पीली क्रांति। पीली क्रांति जब हुआ तो पीली क्रांति की वजह से तिलहन के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ। नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम? यहाँ पर सबसे कम पूछा है, यह हो जाए केरल राज्य में, केरल राज्य में सबसे कम है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO बना, इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया। हम लोग रीजनिंग और मैथ की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ उसका आंसर बताएंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ की चर्चा करने पर वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। किसी अन्य वीडियो में हम लोग मैथ और रीजनिंग की चर्चा करेंगे। हालांकि आप लोग थोड़ा भी ट्राई करेंगे तो आसानी से बन जाएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग दोनों के बड़ा आसान क्वेश्चन है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा D 28। 35 की बात करें तो 35 में कराया भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? सबको पता है जी, यह किया गया भाग 4 के ए में। नेक्स्ट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? यह हेगेल के, और हेगेल कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के दार्शनिक थे।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ और 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ। 9 दिसंबर 1946 जो पहला बैठक हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और 13 तारीख को जो मीटिंग हुआ था उसमें नेहरू जी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? यह किया गया था 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में आप पूरा होइएगा, पूर्ण स्वराज के घोषणा किया गया। 1929 में ही विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी आया था। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी कब आया था? ये आया था 1929 ईस्वी में। 1935 बताया था, अभी आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी चर्चा की है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और ये कैसा थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निवासी प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ये बताओ 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है और यह सांप्रदायिक निवासी प्रणाली पर आधारित था। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या नहीं है? वंशाक्रम आवश्यक है, जन्म आवश्यक है, अधिग्रहित संपत्ति नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, देशीयकरण होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? यह संबोधित करता है उपाध्यक्ष को करता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी नहीं होगा। लेकिन जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2018 में, उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था, इसलिए वहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका था। अभी जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और यहाँ पर व्यवस्थापिका द्विसदनीय नहीं है। तो अभी के लिए आंसर क्या होगा? पंजाब। हालांकि जम्मू कश्मीर नहीं गए। तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी इलाकों में क्या है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका। नाम लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। एक बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आप लोग आंध्र प्रदेश देखिए, आंध्र प्रदेश एपी यानी कि आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र। इन सभी में क्या है? विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 ये सभी केवल भारतीयों को मिलता है, विदेशियों को नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 से 19, 29 है, 30 छोड़ दिया है, 15 से 19, 24 हो गया, फिर इसमें देखिए छठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसमें एक और जोड़ लीजिएगा, 30 भी जोड़ लीजिएगा। 30 भी जोड़ लीजिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 ये सभी के सभी आर्टिकल केवल भारतीयों के लिए लागू होता है, विदेशियों के लिए नहीं लागू होता है। नेक्स्ट है, सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, गलत होगा, 12 को करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये सही है, लेकिन अभी के लिए यह भी कथन गलत होना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति पहले 2 सदस्य को जो एंग्लो इंडियन होता था उसे मनोनीत करते थे, लेकिन अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। अब जब पढ़ेंगे भारत के आर्टिकल नंबर 280 इसमें वित्त आयोग की चर्चा दिया गया है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा जी, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं और 6 वर्ष के बाद रिपोर्ट पेश करती है, ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? यह होती है 25। कहीं पर भी गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है।
तो आप देख लीजिएगा 250 के 1/10 गिरेंगे तो हो जाएगा ये 25, तो 25/10 आवश्यक है। आर्टिकल नंबर 100 में संसद के गण पूर्ति की चर्चा किया गया, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 100 में गण पूर्ति की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? कौन नहीं डालता है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं प्रभाव डालता है, बाकी सब डालता है। देखिएगा आप लोग, तापमान जब बढ़ता है तो अभिक्रिया की दर क्या होती? बढ़ जाती है, तो ये सब डालता है, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं डालता है। नेक्स्ट है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो यह हो जाएगा फ्लोरीन्स के सदस्य, फ्लोरीन्स परिवार सदस्य है। कार्बन के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? पीतल में नहीं, बेल धातु में नहीं होता है। बेल धातु को घंटा धातु भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हम पूरे के पूरे ट्रिक बताएं आप लोगों को, जैसे पीतल हो गया, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, ये जितने भी मिश्र धातु है वो मिश्र धातु किन किन से मिलकर बना है सबके बारे में एक सेपरेट वीडियो होगा। आप लोग क्लास 10th के अगर चैप्टर नंबर केमिस्ट्री के 3 देखेंगे, उसमें डिटेल्स हम लोग चर्चा किए हैं। तो आप लोग चाहे जो भी स्टूडेंट हो, मान लीजिए 10th के भी हो या आप लोग तैयारी करें बिहार दरोगा के देख रहे वीडियो, तो बिहार दरोगा करते होंगे, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके साइंस वाले सेक्शन में क्लास 10th के केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर देख लीजिएगा। धातु अधातु चैप्टर का नाम है, उसमें डिटेल से सबके बारे में चर्चा किया गया है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किससे कारण होता है? ये होता है एस्बेस्टस के कारण। एस्बेस्टस को गाँव देहात में एल्वेस्टर बोलते हैं। एल्वेस्टर के संपर्क में यदि कोई व्यक्ति लगातार रह रहा है तो उसे सफ़ेद कैंसर होने का कारण है, क्योंकि एल्वेस्टर यानी कि एस्बेस्टस से कुछ विकिरण, मतलब कुछ ऐसे समझे कि हानिकारक विकिरण निकलता है जिस विकिरण की वजह से सफ़ेद कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। नेक्स्ट है, संसद की प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति क्या होती है? अस्थायी होती है। यूट्यूब पर पूरा इसका एक वीडियो दिया गया है, इसके भी लुसेंट सीरीज हम लोग चलाते हैं। उस लुसेंट सीरीज में हम लोग अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग प्राक्कलन समिति के बारे में, लोक लेखा समिति के बारे में डिटेल वीडियो बनाए हैं। एक एक बात को डिटेल से बताया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्राक्कलन समिति के बारे में करा यह अस्थायी है। कैसा? अस्थायी है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, और सभी के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है, क्योंकि वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होते, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा जी। राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, उनसे सुझाव मांगा जाएगा, सलाह पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। बताया था वित्त आयोग की चर्चा किस में है? आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग की चर्चा है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मैथ रीजनिंग क्वेश्चन को चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसका सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। 54 के राइट आंसर हो जाएगा C 18। 55 की बात करें तो 55 के हो जाएगा C 83 हो जाएगा। 56 की बात करें तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा A 65 हो जाएगा। 57 का इसका राइट आंसर हो जाएगा C मामा हो जाएगा। 58 की बात करें, 58 का हो जाएगा C पूर्व दिशा हो जाएगा। 59 की बात करें तो 59 के राइट आंसर हो जाएगा C U1V हो जाएगा। 60 की बात करें तो 60 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 12 20 हो जाएगा। आपको पता ही होगा जी, 11 40 से घटाना होता है 23, और 23 60 से घटाइएगा जब 11 40 तो अपने आप आपको निकल जाएगा 12 20। ये ट्रिक पता ही होगा आप लोग को। 61 की बात करें तो निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? NH4 धनायन से नाइट्रोजन जो प्रक्रिया है इसमें नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। NH4 धनायन से नाइट्रोजन का जो प्रक्रिया है उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? या ग्रीन हाउस की मात्रा कम करना होता है। क्योटो जापान का एक शहर है और यहीं पर वर्ष 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल बुलाया गया था। इस क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था जो 6 हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन पर क्या करना? रोक लगाना या कम करना। ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है, कैसा होता है? यह हमेशा सीधा होता है, आपको पता होगा कि ऊर्जा जो है वो एक दिशा में गमन करता है, और ये कितना गमन करता है? 10%। एक व्यक्ति हुए जिसका नाम है लिंडमान। ये लिंडमान 10% क्या किए थे? 10% के ऊर्जा की थ्योरी दिए थे, सिद्धांत दिए थे।
इनका कहना था कि हमेशा एक से दूसरे जगह पर जो ऊर्जा जाता है वो 10% जाता है, ऐसे समझिए। जैसे पेड़ पौधे के पास, ये पेड़ पौधा है, इस पेड़ पौधे के पास जितना ऊर्जा है उसका 10% ऊर्जा जाएगा पेड़ पौधे के खाने वाले को। जैसे पेड़ पौधा को खाएगा कौन? बकरी खाएगा, तो बकरी के पास कितना जाएगा पेड़ पौधा की ऊर्जा? 10% जाएगा। फिर बकरी को खाने वाले जो भी है, जैसे बाघ है, सिंह है, कोई भी है, तो बाघ के पास बकरी के कुल ऊर्जा के 10% ही क्या होगा? प्राप्त होगा, 10% ऊर्जा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहेगा परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? किसका होता है? तो यह होता है आपको विलो पेड़ के, और यह विलो पेड़ जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा नीलम्बो न्यूसीफेरा। नीलम्बो न्यूसीफेरा सबको पता है, कमल हमारे यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है, इसी का वैज्ञानिक नाम होगा नीलम्बो न्यूसीफेरा। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है। लैमार्क जीव विज्ञान शब्द दिया था, और ये वनस्पति विज्ञान के पिता हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल को बोलते हैं हम लोग असत्य फल। असत्य फल को क्या बोलते हैं? कूट फल, जिसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। इसमें ड्रम्प जो है यह हो जाएगा असत्य फल। याद रखेंगे, सेब, सेब और काजू ये भी क्या है? असत्य फल है। जबकि सत्य फल की बात करें तो याद रखेंगे लौंग, लौंग क्या है? एक सत्य फल माना जाता है। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है निफेंथिज, एक कीटभक्षी पादप है। निफेंथिज के साथ साथ याद रखेंगे घटपर्णी, घटपर्णी हो गया। इसके अलावा फ्लाई ट्रैप, फ्लाई ट्रैप, ये जो फ्लाई ट्रैप है ये भी कीटभक्षी पादप के उदाहरण है। नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए ये लोग कीटों को खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही जी, आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। देखिए पूर्ण रूप से नहीं किया था, आंशिक रूप से किया था, इसलिए यह कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर है, ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई। बिल्कुल सही है। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि आंशिक रूप से अधिकार खत्म किया था और कहा कि चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार कर सकते हैं, बाकी अधिकारों को छीन लिया गया था। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, सबको पता होगा जी, किसके बराबर होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। इसके अलावा याद रखेंगे पार्सेक के बारे में। सबसे लंबी दूरी माप की इकाई कौन है? पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कैसे याद रखेंगे आप लोग? आप लोग याद रखेंगे पार्सेक के 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3.26 याद रखें। 3 आगे देखें, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो यह होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का प्रथम जो नियम है वह बल के क्या करता है? परिभाषा बताता है। दूसरा नियम बल के क्या करता है? सूत्र बताता है। और तीसरा नियम की बात करें तो यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति काम करता है? वैक्यूम क्लीनर की भांति बृहस्पति ग्रह काम करता है। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। मास्टर ऑफ गॉड्स किसे कहते हैं? बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि वायुमंडलीय दाब पारा के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पानी डैश डिग्री तापमान पर उबलेगा। 100 डिग्री से कम तापमान पर क्या हो जाएगा जी? उबलने लगेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सर नेक्स्ट है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सबको पता है जी, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? यह होता है नाइट्रेट की वजह से। नाइट्रेट की वजह से 2-3 नाम ध्यान रखेंगे। कैडमियम की वजह से, कैडमियम की वजह से इटाई रोग होता है। याद रखेंगे, इटाई रोग होता है कैडमियम की वजह से।
और पारा की वजह से मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग किससे होता है? पारा की वजह से होता है। और ये ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है। क्या होता है इस बीमारी में? ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि मनुष्य के यानी कि बच्चे में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है यह बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक है, याद रखेंगे क्वेश्चन पूछेगा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सतत विकास से। और इसका शीर्षक दिया गया था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर को ही हिंदी में बोलते हैं हमारा साझा भविष्य। तो कभी कोई हिंदी नाम देता है तो हिंदी में हो जाएगा हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। याद रखेंगे हमारा साझा भविष्य, यानी कि सबका भविष्य एक है, कॉमन है। और ये ब्रंटलैंड ये जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट नॉर्वे के प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में तैयार हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। धरती के बचाने को लेकर के, धरती के समस्या को दूर करने के लिए ब्रंटलैंड रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1987 में। इससे ब्रंटलैंड कौन हो गया? तो ब्रंटलैंड नॉर्वे की प्रधानमंत्री हो गई। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? किस लिए जानी जाती है? संतरा के उत्पादन के लिए जानी जाती है। गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियों का संबंध मेघालय से है। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? यह किया गया 1988 ईस्वी में। 1952 से दो बात याद रखेंगे। भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ और वन महोत्सव 1952 में ही मनाया गया। वन नीति कब अपनाया गया? 1952 में ही। लेकिन यह आज़ादी के बाद की बात है। आज़ादी से पहले 1894 में देश में प्रथम वन नीति अपनाया गया था। तो प्रथम अपनाया गया था 1894 में, और आज़ादी के बाद अपनाया गया था कब? तो ये 1952 में अपनाया गया था। 1952 ईस्वी में वन महोत्सव यानी कि वन नीति का आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि नेफा है, सबको पता होगा नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। पहले अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा ही था, इसका पूरा नाम था नेफा। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग बोलते उगते सूर्य का पर्वत, यानी अरुणाचल का मतलब होता है उगते सूर्य का पर्वत। नेक्स्ट है पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? इसका हो जाएगा गाय, गाय से संबंधित। याद रखेंगे रेड सीधी, तो सिंधी जो है उससे बनेगा सीधी, और पशुओं में सबसे सीधी कौन होती है? तो गाय होती है। तो याद रखें सिंधी यानी कि सीधी गाय से संबंधित है। इसके अलावा याद रखेंगे कुछ और नस्ल है जिनसे क्वेश्चन पूछता है। एक है कांकरेज। कांकरेज किसका नस्ल है? गाय की नस्ल है। जरसिंध की बात करें तो जरसिंध भी किसका नस्ल है? ये गाय के ही नस्ल है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जबकि पूछे आपसे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी है, लेकिन पूछेगा भारत के दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी पॉइंट है, सबसे उत्तरी हिस्सा कौन है? इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट है लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। सन 1897 ईस्वी में भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र लगाया गया। 1897 में प्रथम जल विद्युत संयंत्र लगाया गया। कहाँ लगाया गया? तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो यह स्थापित हुआ था 1948 में। याद रखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग कहे तो 1948 से, लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग कहे तो यह हो जाएगा 1954। ध्यान से सुनेंगे, परमाणु ऊर्जा अगर आयोग कहेगा तो 48 होगा, परमाणु ऊर्जा विभाग कहेगा तो इसकी स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा पक्के टाइगर रिजर्व का संबंध भी कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से है। तमिलनाडु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक और बात करें कमलांग के, तो कमलांग ये भी कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, अन्नामुडी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अन्नामुडी। इसकी ऊंचाई याद रखेंगे, इसकी टोटल ऊंचाई होगा 2695 मीटर, 2695 मीटर। अब यहाँ पर मैथ रीडिंग की चर्चा दिया गया है, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसका आंसर देख लीजिए, 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 की बात करें, 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 का हो जाएगा ए 32, 90 का हो जाएगा आपको बी 60, 91 का हो जाएगा आपको ए 1 हो जाएगा। 92 की बात करें तो बी हो जाएगा मार्च सितंबर हो जाएगा। 93 कराए पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अमाशय से स्रावित होता है, अमाशय से निकलता है। 94 की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन APB बराबर होगा कौन AQB के। 95 की बात करें हो जाएगा बी 280 हो जाएगा। 96 की बात करें तो हो जाएगा ए समांतर श्रेणी में हो जाएगा। 97 की बात करें इसका आंसर हो जाएगा डी 5 6 7 8। 99 की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 10, 98 की हो जाएगा डी 10। 99 की बात करें 99 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 8। फिर से देख लेंगे, 96 की बात करें तो हो जाएगा 96 के ए। 97 की बात करें तो डी हो जाएगा। 98 की बात करें तो 98 हो जाएगा डी। 99 की बात करें तो इसका हो जाएगा बी 8। 100 क्वेश्चन, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। ये जो कलोल है यह गुजरात में स्थित है, गुजरात में। अभी हम लोग चर्चा किए थे नूनमती के, नूनमती या नूनमाटी दोनों लिखता है जी, तो यह हो गया असम में, लेकिन यहाँ पर दे रहा कलोल, ये गुजरात से। गुजरात में कौन कौन विद्युत परियोजना ध्यान रखेंगे, देखिए गुजरात में जो पेट्रोल निकलता है वो पेट्रोल निकालने वाला स्थान में भी एक कलोल भी आता है, तो अंकलेश्वर याद रखेंगे, अंकलेश्वर ध्यान से सुनेंगे, ये अलग है, यहाँ पर पेट्रोलियम निकलता है, कलोल से भी पेट्रोलियम निकलता है। क्वेश्चन यहीं से पूछता है, कलोल, अंकलेश्वर, जामनगर, इन सब का संबंध गुजरात से है, यहाँ पर पेट्रोलियम का निर्माण होता है। और कलोल क्या है, तो पावर विद्युत परियोजना है। तो आज के ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक अलग टॉपिक की चर्चा करेंगे, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।